Yes, good evening to all of you friends. We'll start the class at 9 p.m. Few more seconds to go. All right, friends. So 9 p.m. we start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो फर्स्ट नोट करें. गौरव, अमर, अर्जुन, दिव्या, मुनीश, ऋषि, मयंक, मुक्ता, निशा, नंदन से मूव फॉरवर्ड 2% बोर्ड नहीं देख सकते. कीबोर्ड पे कंट्रोल आ कंट्रोल प्रेस करो, क्रोम ब्राउज़र यूज करो, एड ऑन डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो, मोबाइल से देख रहे हैं, मेक श्योर इंटरनेट की स्पीड सही हो. जैसे मित्रों मुझे लगता है या व्हाटएवर रीजन आजकल संडे को अचानक इंटरनेट स्पीड ड्रॉप हो रही है, ऐसा मुझे फील हो रहा है और उसका शायद ये सभी लोग आईपीएल देखने में लगे. वो करे कोई और बड़े कोई कि हम पढ़ने बैठे तो हमारा भी नुकसान हो रहा है. खैर, क्लास में जो भी डाउट है नोट पेन से लिख दो, क्लास खत्म होने के बाद गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए, लिंक चैट बॉक्स के अंदर फर्स्ट लिंक है. फिर बुधवार या प्रोबेबली ट्यूसडे में जवाब अपलोड करता हूं, क्योंकि बुधवार को वो पुरानी बैच के स्टूडेंट का भी 25 क्लास होगा. खैर, तो मैं पढ़ा रहा था इकोनॉमी, उसमें पहले 3 पिलर कंप्लीट हो गए. चौथे पिलर में हैं हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, उसमें एग्रीकल्चर आज भी लेक्चर है, कल भी लेक्चर रखा है, सोमवार को भी लेक्चर है. फिर थर्सडे से मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, ई-कॉमर्स ये सब समझेंगे. उसके बाद नीति आयोग 5 ईयर प्लान ये सब देखेंगे. फिर जीडीपी, फिर इन्फ्लेशन. यहाँ तक समझो तपस्या है. उसके बाद के जो 2 पिलर हैं उसमें ज़्यादातर ये स्कीम वो स्कीम बोल के, तो समझो ये 5वां पिलर 1 वीक में निपट जाएगा और छठा पिलर भी 1 वीक में निपट जाएगा. सो नीड नॉट वरी, वो क्या टाइमलाइन से जाना है, आई एम अवेयर. अभी कल तक हमने पिलर 4A1 एग्रीकल्चर इनपुट कंप्लीट किया था. उसके करीब 30 पेज होंगे, वो आप निपटा देना. आज मैंने हैंडआउट अपलोड किया पिलर 4A2 एग्रीकल्चर आउटपुट. उसमें ये एमएसपी, इन्फ्लेशन ये सब समझना है. थोड़ा समझो 1 डेढ़ घंटा आज पढ़ेंगे, बाकी का कल पढ़ेंगे. इस कारण से कि अब तक के जो हमारे हैंडआउट थे उसका फॉर्मेट क्या था, उसमें कांसेप्ट्स थे सब. करेंसी एक्सचेंज था, जीएसटी, टैक्सेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, तो उसमें टाइम जाता था. अब जो आएंगे वो सब ज़्यादातर क्या होता है कि ये योजना वो योजना, तो बहुत तेजी से चल जाता है. लेकिन क्योंकि ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा जो पहली बार बैठ रहा है कि पिलर 4A से ऐसा सब शुरू होगा, थोड़ा स्वाद बदल जाएगा हैंडआउट का. तो मैं तेजी से होगा तो अब करने को तो 2 लेक्चर में भी निपटा सकते हैं 70 पेज, बट देन यू विल फील ओवरवेल्ड. आपको वो स्पीड चलेगी, पर वो एकदम लास्ट वाले लेक्चर्स में, जब आपको ऑलरेडी यू हैव बिकम फेमिलियर विद दिस न्यू फॉर्मेट ऑफ हैंडआउट्स. इस कारण से मैंने रखा कि थोड़ा मैं आज पढ़ाऊंगा, कल थोड़ा और पढ़ाऊंगा, ताकि आप यू बिकम एक्लेमेटाइज्ड टू दिस. इसलिए हाँ, तो आज थोड़ा पढ़ेंगे एमएसपी, इन्फ्लेशन वगैरह, थोड़ा बाकी का कल पढ़ेंगे. फूड प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी, नीड ऑफ फार्मर, ये सब मेंस में आता है, वो भी मैं पढ़ाऊंगा, नीड नॉट वरी. पर वो मेंस में जून महीने में हम लोग देखेंगे. अभी कल तक हमने देखा था एग्रीकल्चर इनपुट के नाम पे लैंड, सीड, वाटर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, लोन, ये सब कल हम निपटा चुके हैं. आज जो मैंने नेक्स्ट हैंडआउट अपलोड किया है उसमें हम ये सब माल जो हमने पैदा किया उसको बेचने निकलेंगे. बेचने निकलेंगे तो क्या-क्या तकलीफ आ सकती है, ये आज के लेक्चर का विषय है. तो एग्रीकल्चर आउटपुट सेलिंग, उसमें हर एक स्टेट में होती है एपीएमसी मंडी. वैसे एपीएमसी मंडी क्यों बनानी पड़ी? एक ज़माने में ये था फार्मर्स को बैंकों से लोन मिलते नहीं थे, क्योंकि बैंक थे भी नहीं. आज़ादी के पहले का ज़माना याद करो तो सिटी एरिया में ही थे, और वो भी कोस्टल एरिया में, मुंबई जैसे शहरों में थे. तो किसान तो हमेशा लोकल श्रॉप साहूकार बनिए से कर्जा लेके खेती-बाड़ी करेगा. फिर मान लो उसने ₹50 का ऐसा लोन लिया है और ₹200 का अनाज पैदा किया. फिर भी ये जो भी सेठ साहूकार बनिया है, उसके गुंडे बदमाश आके इसका ₹200 का माल लेके चले जाएंगे उसके घर से ही, कि तूने हमसे लोन लिया था, उसका प्रिंसिपल इंटरेस्ट सब है. तो कैसे हम फार्मर को प्रोटेक्ट करें? तो ऐसे ही सब उसके फार्म गेट से सब उठा के ले जाइए नहीं, एक अलग से दुकान या शॉपिंग एरिया बनाएंगे जिसे कहेंगे एपीएमसी मंडी. वहाँ पर फार्मर बेचेगा, उसको पैसा मिले, उस पैसे से जिसका जो लोन लिया है वो चुकाता है. तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड सेटिंग अप एपीएमसी मंडीज. एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, फुल फॉर्म याद रखना है, क्योंकि आज़ादी के बाद जमींदारी खत्म हुई, लेकिन ये जो लोकल बनिया मनी लैंडर वगैरह के जो गुंडे लोग थे, वो फोर्सिबली किसान का अनाज ले लेते थे. इसलिए स्टेट गवर्नमेंट्स ने एपीएमसी कानून बनाए. उसमें सब ये लिखा होता है कि फर्स्ट सेल जो किसान करेगा वो एपीएमसी मंडी के द्वारा होगा. तो मतलब सीधा अगर कोई आके इससे खरीदना चाहे तो दैट विल नॉट बी इजीली पॉसिबल. आगे नहीं, वो तो हम तो जाते गाड़ी लेके तो उधर से अनाज लेके आते हैं. हाँ भाई, वो चलता है, ये समझो कोई नारकोटिक ड्रग जैसा सख्त कानून नहीं है कि पुलिस आके धर लेगी उसमें. आपके चलो बेस्ट, ऐसी अलग से शॉपिंग एरिया बनता है जहाँ पर फार्मर्स अपना अनाज, फ्रूट, पोटैटो सब बेच के आ सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एपीएमसी मंडी. अब इसमें तकलीफ क्या है? ये जो एपीएमसी मंडी है, मतलब यूजुअली हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक होता है. तो उसके जो भी ट्रस्टी होंगे या ऊपर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टाइप के बैठे, आपको क्या लगता है? आईएएम के बैठे होंगे, कोई दूसरा एमडी वाले नहीं, जो भी छुटपुइये नेता लोग जिनका किधर कोई लगता नहीं, जो मंत्री नहीं बन पाते, उधर बैठेंगे. और फिर वो करेंगे कार्टेलाइजेशन, मतलब आपस में प्राइस फिक्सेशन, कि कोई भी कितना भी अच्छा अनाज लेके आए हम किसान को 500 से ज़्यादा रुपए नहीं देंगे. ऊपर से यही सब एपीएमसी मंडी के ट्रस्टी जितना भी बाइंग सेलिंग होगा उस पे मंडी टैक्स या फीस लेंगे. आइडियली ये फीस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट करना है. मतलब ऐसा सब गंदा गंदा पड़ा नहीं होना चाहिए, रोड चौड़ा होना चाहिए, ट्रैफिक जाम नहीं हो, पर ये सब में वो यूज नहीं करेंगे, सारा पैसा खा जाएंगे, दान ली, साइफनिंग ऑफ द फंड्स. तो ये तो तकलीफ है, इसको ठीक कैसे किया जाए? देखिए, जो भी एग्रीकल्चर और एपीएमसी एक्ट है, ये सब आता है स्टेट लिस्ट में, तो केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है. यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट मेक द लॉज ऑन इट. वो सब 7 शेड्यूल क्या है वो सब आप पॉलिटी लेक्चर्स में देखना. तो यूनियन क्या कर सकता है? खुद कानून बना नहीं सकता, तो वो स्टेट्स को कहेगा कि देखो हम आपको कुछ मॉडल एक्ट्स देते हैं, उसको कॉपी करके अपने स्टेट की विधानसभा में पास कर दो. जैसे मैं आपको मॉडल ऐसे बना के दे दूं, माय बेस्ट फ्रेंड इज दिस, और आपने रियल एग्जाम में नाम बदल के अपने नाम का माय बेस्ट फ्रेंड निबल लिख देना. तो मॉडल एपीएमसी एक्ट, मॉडल ये वाला एक्ट, मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, ये सब किया. अब जब बीजेपी स्टेट हो तो कुछ काम हो, ऑपोजिशन स्टेट हो तो वो लोग कोऑपरेट शायद ना भी करे. ये सब चला था. फिर आया कोरोना. कोरोना में यूनियन गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो अभी हम खुद से ही कानून बना देते हैं. और उनका लॉजिक ये था कि देखो एग्रीकल्चर और एपीएमसी एक्ट तो स्टेट लिस्ट में बराबर, लेकिन इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स ये यूनियन लिस्ट में है, तो ये जो भी होगा अल्टीमेटली इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स होगा, इसलिए हम इस पे कुछ तो बोल सकते हैं. बोल के यूनियन गवर्नमेंट ने 3 कानून पास किए. एपीएमसी को रिफॉर्म करने का एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक्ट और एसेंशियल कमोडिटी का एक्ट. शुरू में संसद सेशन में नहीं थी, तो प्रेसिडेंट खुद से कानून बनाते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस, तो अध्यादेश जैसा बनाया. उसके बाद उसका बिल लेके कानून पास किया वगैरह. जैसे 3 कानून इन्होंने बनाए, लेकिन पंजाब, हरियाणा और कुछ स्टेट में बहुत उसकी धमाल हुई, प्रोटेस्ट हुई. अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने क्या किया, तीनों कानून वापस ले लिए. और ये बात को भी काफी टाइम हो चुका है, तो इस कारण से हम इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत अंदाज हमेशा होना चाहिए, ताकि आप न्यूज़पेपर कॉलम्स देख रहे हैं, कुछ इंटरव्यू या कुछ बात सुन रहे हैं, तो आपको कंटेक्स्ट है कि उस दिन हुआ क्या था. तो देखिए, आफ्टर फार्मर प्रोटेस्ट सरकार ने कानून तो हटा दिया, तो प्रीलिम्स में अब इसका कोई सीन बनता नहीं है, लेकिन मैं आपको एक रफ आइडिया दूंगा ताकि जो भी न्यूज़पेपर कॉलम या मेंस आंसर राइटिंग वगैरह में आपको अंदाज रहे कि हुआ क्या था. पहला तो इन्होंने एपीएमसी मंडी रिफॉर्म करने के लिए जो भी ऑर्डिनेंस या एक्ट पास किया, उसमें क्या रिफॉर्म था? फार्मर पूछे कि मैं किधर अपना अनाज और फ्रूट्स बेच सकता हूँ, तो स्टेट एपीएमसी एक्ट ये कहते थे कि तुम मंडी में जाके बेच सकते हो, अपने घर से किसी नेस्ले या मैगी या इसको नहीं बेच सकते. लेकिन यूनियन ऑर्डिनेंस में ये बोला गया नहीं, आपसे तुम्हारी मर्जी है, फार्मर अपने फार्म गेट मतलब घर के दरवाजे से बेच दे, सीधा जाके ब्रिटानिया फैक्ट्री के दरवाजे पे बेच दे, कोल्ड स्टोरेज को बेचे, एपीएमसी मंडी को बेचे, जो उसकी मर्जी. तो दिस वाज फर्स्ट रिफॉर्म. आपका ये तो बेस्ट है ना, तो फिर मतलब दिक्कत क्या है? जो फार्मर्स और क्रिटिक्स था उनका ये मानना था कि देखिए अभी एपीएमसी मंडी वाला इसको ₹20 दे रहा है, जो भी इसका फ्रूट्स वेजिटेबल कुछ बेच रहा है.
अब सब कुछ खुल जाएगा तो नेस्ले वाला उसको कहेगा तुम हमें दे दो, हम 50 रुपए देंगे, तो स्वाभाविक है फार्मर तो इसी को देगा। अल्टीमेटली एपीएमसी मंडी बंद हो जाएगी क्योंकि वहाँ कोई दुकानदार को माल बेचने आएगा नहीं फार्मर। और जब ऐसा होगा उसके बाद ये नेस्ले और एमएनसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन वाले फार्मर का एक्सप्लॉइटेशन चालू करें। वो सिमिलर लाइक कि जियो पहले फ्री में सब दे दे, फिर बाकी मोबाइल कंपनियां बंद हो जाए, फिर वो आपको सीधा 500-600 रुपए का प्लान बेचे और आप भाग भी नहीं सकते। ये लोग ऐसा लॉजिक दे रहे थे। यार जो भी विरोध अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने कानून वापस लिया तो ये तो एक बात गई। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट कोरोना में सरकार ने सुधार किया, वो क्या था? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की क्यों जरूरत पड़ती है? मान लीजिए जो भी किसान केचप है, रियल फ्रूट जूस या ऐसे जो भी प्रोसेस फूड आते हैं, कंपनी को हमेशा एक चैलेंज ये रहती है कि एक किसान ने जो टोमेटो दिया वो काफी सावर यानी खट्टा है, दूसरे ने दिया वो मीठा है, तो यूनिफॉर्म टेस्ट तो कभी बढ़ेगा ही नहीं। तो कंपनी ने खुद से ही हाई क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर, कितने दिन कितना पानी देना है, सब कुछ एक मैनुअल बनाना होगा ताकि उसे एकदम स्टैंडर्ड क्वालिटी के एक स्वाद के टोमेटो और फ्रूट्स ये सब मिलते रहे। तो कंपनी फार्मर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट करेगी कि जहाँ कंपनी फार्मर को मतलब प्रोसेस फूड की जो भी कंपनी है, लेस चिप्स है, ब्रिटानिया कोई भी, फार्मर को सीड्स देंगी, कौन सा फर्टिलाइजर कितना पानी डालना है सब उसको गाइडलाइन देंगी और फिर फार्मर से वो अनाज या फ्रूट वेजिटेबल खरीदेंगी। तो ऐसा जो एडवांस एग्रीमेंट किया जाता है बिटवीन द बायर एंड द फार्मर और प्रोडक्शन होने से पहले उसके साथ कर लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसमें तकलीफ ये है, इसके कानून हर जगह पर सेम नहीं है। कुछ जगह ये होता है कि पेप्सी कंपनी सीधा इसके साथ डील नहीं करेगी, बीच में बहुत सारे इनफॉर्मल ब्रोकर्स, दलाल टाइप के लोग होंगे और वो बीच में पैसा खा जाएंगे, फार्मर को मिले नहीं टाइम पे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। तो सरकार ने सुधार के लिए कानून बना था, लेकिन इसमें भी तो सरकार अपनी बात ठीक से बता नहीं पाई और फार्मर्स को लगा इसमें भी अल्टीमेटली हमारा शोषण होगा, काफी धमाल हुई, तो इसको भी हटा दिया सरकार ने, वापस ले लिया। दिस इज गॉन। कोरोना में तीसरा फार्म लॉ जो चेंज किया गया, असल में वो फार्म लॉ नहीं था, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था कि जैसे ब्रिटानिया कंपनी उसको बिस्किट बनाना है तो अपने गोदाम में कितना अनाज रख सकती है, बहुत ज्यादा रखेगी तो फिर दुकान में शॉर्टेज हो जाएगी तो महंगाई बढ़ जाएगी, तो क्या लिमिट होनी चाहिए, उसके वास्ते वो कानून था। फार्मर्स का सीधा उसमें कोई लेन देन नहीं था, लेकिन क्योंकि सरकार ने जो भी पीआर मार्केटिंग न्यूज में क्या बोला, 3 फार्म लॉज, तो फिर जब विरोध होगा तो क्या 3 फार्म लॉज हटाने पड़ेंगे, फिर आप सिखा नहीं सकते, समझा नहीं सकते जो लोग आंदोलन करेंगे, नहीं तीसरा तो आपके साथ नहीं जुड़ा था। क्या एसेंशियल कमोडिटी एक्ट क्या, हम लोग कल सुकून से देखेंगे। तो देयर वर 3 फार्म लॉज एंड दे वर रिमूव रिपूल, वापस ले लिए जो भी। तो ये तो मतलब सेल करने का एक रिफॉर्म था जो हो नहीं पाया। तो अब क्या होगा, एक और सरकार ने ऑप्शन बनाया कि यूपी का फार्मर मान लो लखनऊ की एपीएमसी मंडी में जाके बेचने की कोशिश करे, पर जो लोकल दुकानदार है अच्छा भाव उसको नहीं दे, तो वो इच्छा रखेगा, ही वुड एक्सपेक्ट एंड विश कि मैं तमिलनाडु बेच पाता, वहाँ का ट्रेडर मुझे 1500 रुपये देता, काश में महाराष्ट्र बेच पाता, उधर का ट्रेडर मुझे 1200 देता। तो कैसे बेचे? अमेज़न जैसा ऑनलाइन पोर्टल होना चाहिए। तो सरकार ने कहा कि हर एक जो मंडी है, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसा जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन चुका है, उसको हम करीब 75 लाख रुपीस देंगे और उसकी मदद से वहाँ पर नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी इनाम का सेटअप किया जाएगा। इनाम सेटअप में ऐसा है कि अनाज का कलेक्शन का एक सेंटर बनाएंगे, वहाँ पर जो वर्कर होगा वो सब टेस्टिंग असेसमेंट करेगा और फिर ऑनलाइन इस फार्मर का प्रोडक्ट लिस्ट कर देगा, ये भाव जो फार्मर बोले इतना मुझे रखना है, और फिर बाकी दुकानदार पूरे भारत से उसे खरीद सकते हैं। तो दैट इज इनाम पोर्टल। भारत सरकार की ऐसी सोच है कि हर जगह ऐसे इनाम पोर्टल बना देंगे तो भविष्य में एपीएमसी का जो न्यूसेंस है वो खत्म हो जाएगा और सब कुछ ऑनलाइन से एफिशिएंटली ट्रेडिंग होगा और फार्मर को बेस्ट प्राइस मिलेगा। अब ये एक दो लाइन में जितना समझना था हमने समझ लिया। कुछ लोग इसमें झंडा उठाना चालू करेंगे। वो क्या सवाल पूछते हैं कि देखो मान लीजिए कि यूपी के फार्मर ने ऐसे ऑनलाइन पोर्टल से तमिलनाडु के ट्रेडर को बेचा, तो जो कुरियर ट्रक ट्रांसपोर्ट का खर्चा कौन उठाएगा? फार्मर उठाएगा, वो बाहर उठाएगा, सरकार उठाएगी कि एपीएमसी मंडी उठाएगी? तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब मेरे को नहीं पता, क्योंकि सरकार ने ढिंडोरा पीट के पोर्टल में या प्रेस रिलीज में या किताबों में नहीं दिया कि ये जो बिकेगा तो उसका गाड़ी का खर्चा कौन उठाएगा। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि इकोनॉमी मतलब हवा में से कुछ भी गिरे तो वो अपने लिए काम का नहीं हो जाता, सिलेबस की लिमिट हमें खुद डिफाइन करनी पड़ती। अच्छा एनसीईआरटी में दिया, बजट इकोनॉमिक्स सर्वे में बोला, सरकार की इंडिया बुक में बोला, अलग अलग अखबारों में 2 साल से कॉलम चल रहे हैं, कुछ करंट अफेयर्स चल रहा है, तो सेंस बनती है। कुछ भी गिरा और ऊपर थी लकड़ी लेना, रियल लाइफ में इसका क्या होगा, तो दैट इज नॉट द आइडियल वे टू प्रिपेयर और अप्रोच इकोनॉमी। इसलिए एक होता है इसका घोड़ा और दूसरा सड़क का सांड, जिसका कोई एजेंडा नहीं होता, उसका दिमाग एक घुमंतु ही होता है, वेंडरिंग माइंड। अच्छा इनाम के वो उसमें जो किसान ने अनाज भेजा उसमें कंकड़ निकले तो कंप्लेन कहाँ करेगा? कंज्यूमर कोर्ट में करेगा कि एपीएमसी मंडी में करेगा? भाई कौन पूछ रहा है तुमको? आगे बढ़ते हैं। तो ये इनाम पोर्टल बनाएंगे, उसका बाकी जनरल नॉलेज हैंडआउट में दिया, आप देख लेना। इसके अलावा कुछ सरकारी कंपनियों ने भी ऐसे आलतू फालतू बहुत सारे पोर्टल बना दिए जहाँ पर किसान अपना ऑनलाइन सब बेच सके, पर ये मुझे इतने काम के लगते नहीं। मेन चीज़ है इनाम पोर्टल जो हमने देख लिया। अब मान लीजिए ये एक बड़ा किसान है, उसके पास ट्रैक्टर है, वो लखनऊ या इलाहाबाद या कहीं एपीएमसी मंडी जाके अपना सारा सामान बेच सकता है। पर मान लो कोई एक स्मॉल फार्मर है, उसके पास ट्रैक्टर नहीं है, उसका इतना किलो अनाज भी उसने नहीं पैदा किया कि लखनऊ या इलाहाबाद जाके बेचने का उसे सेंस बने, उतना तो डीजल का खर्चा आ जाएगा उसे, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हेडक्वार्टर तक भी नहीं जा सकता। तो क्या किया जाए? तो गांव में लगते हैं ग्रामीण हाट, कि मान लो आसपास के 5-7 गांव है, तो उसमें जो सबसे बड़ा गांव होगा तो उसको जो भी शनिवार को, रविवार को, शुक्रवार को छोटा सा सब मेला जैसा लगता है, ग्रामीण हाट लगता है, जहाँ पर लोग आके अपना सामान खरीदते बेचते हैं। तो सरकार ने सोचा ऐसे ये जो ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट है उधर ही थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते हैं, पक्का कुछ वेयरहाउस जैसा हो, और किसान से उधर ही हम लोग लिस्टिंग करा देंगे ताकि और किसान इनाम पोर्टल से जुड़ सके। ऐसे 22,000 जो ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट या हाट है उसको कनेक्ट करने की बात होती है। ये सब एक लाइन में याद रखना है। चलिए भारत में तो एग्रीकल्चर हमने बेच दिया, एपीएमसी मंडी से बेचा, इनाम पोर्टल से ऑनलाइन बेचा। भारत के बाहर बेचना है तो क्या? तो कॉमर्स मिनिस्ट्री काम देखेगी, क्योंकि आप जानते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कॉमर्स मिनिस्ट्री देखती है। तो इन्होंने बनाई एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी, लेकिन वो हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, वो मींस का मुद्दा है, बोल बच्चे नहीं, उसमें से एमसीक्यू की सीन कुछ बनती नहीं। तो दैट विल सी इन द मींस क्लासेस इन द जून जुलाई मंथ। तो अब तक हमने क्या किया? एग्रीकल्चर आउटपुट भी, एपीएमसी मंडी, इनाम, 3 किसान कानून हट गए, एक्सपोर्ट कर दिया। अब आगे बात आती है एमएसपी क्या और क्यों है। मोस्पी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, उसके नीचे संस्था एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, उसने सब डेटा निकाला। तो भारत के एग्रीकल्चर फैमिली की मंथली इनकम कितनी है? 10,000 के आसपास है, 10,000 के आसपास है। और इसमें भी जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा तो जिसके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है, अनइरिगेटेड फार्म, तो उसकी तो 25% इनकम और गिर जानी है। तो मतलब 10,000 कमा रहा है उसमें से भी कम होकर 7,500 हो जाना है। तो फिर सरकार को मदद करनी पड़ेगी, इट इज इनेविटेबल, इट इज रिक्वायर्ड। तो यूरिया और बिजली पर सरकार जो सब्सिडी दे, यूरिया पर यूनियन गवर्नमेंट सब्सिडी देता है, किसानों को फ्री में बिजली मिलती है इरिगेशन के लिए, उस पर स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी देता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे अनाज खरीदा जाता है, वो क्या आगे हम देखेंगे। कुछ फिर सरकार ने कहा देखो एक और चीज आती है, 6,000 रुपये सीधे ट्रांसफर कर देंगे, मिनिमम इनकम सपोर्ट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये पर ईयर। तो ये अलग अलग चीज करनी पड़ती है क्योंकि वरना किसान की इनकम बहुत कम है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, क्यों है, समझते हैं। हमने देखा किसान एपीएमसी मंडी में बेचने आए तो प्रॉब्लम हो सकती है कार्टेलाइजेशन की। मतलब ये सारे मान लो किसान ऐसा सोचे कि देखो ये जो मेरा गेहूं है इसके अंदर मैं हीरे मोती भी रख के लाता हूँ और बेस्ट क्वालिटी का लेके आता हूँ, 10,000 का या 1,000 रुपये का होना चाहिए, चलो। लेकिन फिर भी सारे ट्रेडर्स ने सोचा कि नहीं 800 से ज्यादा नहीं देना, किधर भी वो कुछ भी करे, तो स्वाभाविक है फार्मर का एक्सप्लॉइटेशन होगा। तो गवर्नमेंट कहाँ कैसे मदद करे? एक सरकारी संस्था फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई, वो लोग पहले से अनाउंस करवा देंगे कि देखो ये जो व्हीट है इसका हम 1800 भाव फिक्स करते हैं पर 100 किलोग्राम।
तो वी आर रेडी टू पे 1800 रुपये पर क्विंटल। और ये ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट होगा, मतलब एक किसान मान लो 10 किलो लाया, दूसरा 50 किलो लाया, तो हम सबसे खरीद लेंगे जितना तुम्हारे पास से लेके आओ। हालांकि ये बोलने की बात है, रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में स्टेट वाइज कोटा होते हैं कि पंजाब से सरकार मैक्सिमम इतने क्विंटल अनाज खरीदेगी, राजस्थान से इतना, वरना तो सारे किसान आ जाए एक ही स्टेट के, तो फिर तो पैसा खत्म हो जाएगा। तो असल में रियल लाइफ में कुछ कोटा होते हैं, लेकिन बोलने की बात है कि ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट जिसको जितना लाना है हम खरीद लेंगे। अब ये जो एमएसपी है, तो क्या प्याज टमाटर पे सरकार खरीदेगी? नहीं, सिलेक्टेड चीजों पे एमएसपी डिक्लेयर किया जाता है, वो हमें याद रखना है। 14 खरीफ क्रॉप्स, खरीफ मतलब जो समर में मानसून में उगाए जाते हैं, तो उसमें पैडी मतलब राइस, जवार, बाजरा, सोयाबीन, सनफ्लावर, ये कॉटन भी उगाया जाता है। हालांकि कॉटन का ऐसा है कि बाकी समझो व्हीट राइस तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लेगा, कॉटन कौन खरीदेगा? तो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के नीचे की संस्था है। फिर 6 रबी क्रॉप्स, रबी मतलब वो विंटर सीजन में उगाया जाए तो व्हीट, बार्ली, ग्राम वगैरह वगैरह। 3 कमर्शियल क्रॉप्स या कैश क्रॉप, उसमें आएगा जूट, कोपरा मतलब कोकोनट, और तीसरा शुगर केन। शुगर केन का मैकेनिज्म थोड़ा अलग है, उसको एमएसपी नहीं, उसको बोलते हैं एफआरपी, फेयर एंड रिमनरेटिव प्राइस। और वो ऐसा है कि सरकार नहीं खरीदेगी, शुगर मिल मालिकों ने उस भाव पे खरीदना है, उससे सस्ते में खरीदेंगे तो सरकार सजा करे, ऐसी सब बात है। वो कल आराम से पढ़ेंगे। तो टोटल 22 क्रॉप्स पे एमएसपी है। शुगर का केस थोड़ा अलग है, उस पे फेयर रिमनरेटिव प्राइस है, तो कुल मिलाकर 23 एग्रीकल्चर कमोडिटीज पे सरकार एमएसपी जैसा कुछ डिक्लेयर कराती है। अगर आप पैटर्न देखें तो इसमें सीरियल ग्रेन्स अनाज जैसे जवार, बाजरा वगैरह, पल्सिस दाल है, मूंग दाल, उड़द दाल वगैरह, ऑयल सीड है जैसे ग्राउंडनट, सोयाबीन वगैरह, कैश क्रॉप है, जूट है, कोकोनट है। तो इसमें आप समझो क्या नहीं है? स्पाइसेस, मसाले नहीं है, वेजिटेबल नहीं है, विमल गुटकी में डालने का तंबाकू नहीं है, जबकि वो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। तो सर्टेन थिंग्स आर देयर, सर्टेन थिंग्स आर नॉट देयर, वो 2-3 बार रिवाइज करना दिमाग में होता है ना। अब प्रश्न मैंने आपको बोल दिया कि 1800 रुपीज पर 100 किलोग्राम ऐसा भाव फिक्स किया, तो किसने फिक्स किया? सबसे पहले कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, सीएसीपी, ऐसी एक संस्था है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के नीचे, वो कैलकुलेट करेंगे कि सपोज चलो 1700 होना चाहिए। फिर वो अपनी रिकमेंडेशन भेजेंगे कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, सीसीए, जिसके बॉस होते हैं प्राइम मिनिस्टर। फिर वो देखें अच्छा 1700 नहीं, ये थोड़ा कम है, इसको 1800 कर दो, या 17 रखो, जो भी, वो फाइनल अनाउंसमेंट करेंगे। तो दिस कैबिनेट कमिटी अप्रूव्स एंड अनाउंसेस द एमएसपी। उसके बाद एफसीआई, फिर ऐसी एक और संस्था है नाफेड, वो सब आपके एग्रीकल्चर के फर्स्ट हैंड आउट मीडिया मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में, वो लोग जाके किसानों से इस भाव में खरीदेंगे। अब प्रश्न तो फिर भी तुमने बोला कि 1800 तो हवा में नंबर कैसे डिसाइड किया? तो उसकी फॉर्मूला है जो अभी हम समझते हैं। तो ये जो सीएसीपी कमीशन के ऑफिसर हैं या इकोनॉमिस्ट हैं, वो एक्सेल शीट लेके बैठेंगे, उसमें वो कॉलम बनाएंगे ए टू मतलब एक्चुअल कॉस्ट, कि किसान को वास्तविक रूप से कितना खर्चा आया खेती बाड़ी करने में, मतलब सीड फर्टिलाइजर खरीदना था, पेस्टिसाइड बाहर से मजदूर लाया था, उसको पैसा देना था। फिर उसकी जो फार्म बिल्डिंग और मशीनरी है उसका डेप्रिसिएशन, मतलब घिसा हो गया, रिपेयर मेंटेनेंस, ये ट्रैक्टर का पंचर निकाला, क्लच वायर बदलना था, ये सब। फिर किसान ने जो लोन लिया है उस पर ब्याज चुकाना है, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी जो भी ट्रैक्टर पंप सेट चलाने के लिए चाहिए, इन सब का क्या खर्चा है, वट एवर, सपोज 1000 रुपये, तो वो आप लिखेंगे। फिर दूसरा कॉलम में वो लिखेगा एफएल, एफएल का मतलब है फैमिली लेबर। अब आप समझो बाहर से वो लेबर लाता और उसको दिन के 200 रुपये देता, लेकिन घर में अपने मान लो जो फार्मर है अपने वाइफ और अपने बेटे से काम कराए, तो इनको तो वो पैसा दे नहीं रहा है, लेकिन वो जो अनपेड लेबर है उसकी जगह पेड लेबर बाहर से 2 मजदूर लाता, तो कितना खर्चा आता है? 200 + 200। तो ये जो काल्पनिक चीज है उसे कहते हैं इंप्यूटेड कॉस्ट। अब लिखे ओके 400 रुपये का फैमिली लेबर भी इसने यूज किया, जो भी उसको पैसा मिलना चाहिए। तो ए टू प्लस एफएल। अब मान लीजिए ए टू और एफएल दोनों का आपने ऐड किया तो 100 रुपये जवाब आया। तो इसका मतलब फार्मर का ये कॉस्ट प्राइस है, उस पर फार्मर को प्रॉफिट होना चाहिए 50। तो जवाब क्या आएगा? 150 शुड बी सेलिंग प्राइस, मतलब सरकार ने इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे फार्मर से परचेज करना चाहिए। तो ए टू प्लस एफएल, उस पर 50% प्रॉफिट फार्मर को मिलना चाहिए। अब इसको मैथमेटिकली हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए टू प्लस एफएल ब्रैकेट में और उसे मल्टीप्लाई करो 1.5 टाइम्स से, तो भी जवाब ये आएगा कि 100 मल्टीप्लाई विद 1.5 टाइम्स, तो भी जवाब वही आना कितना, 150। तो 150 रुपये पे 100 का उसने बनाया, 150 में 50% प्रॉफिट। तो दिस इज द फॉर्मूला ए टू प्लस एफएल ब्रैकेट में, और ब्रैकेट के बाद दोनों को मल्टीप्लाई आप करें 1.5 टाइम से, तो जो जवाब आए दैट इज कॉल्ड एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इस तरह से सीएसीपी कमिटी एमएसपी डिसाइड करती है। ये सब मतलब ऐसा फॉर्मूला किसने बनाया? पाइथागोरस ने बनाया, यूक्लिड ने बनाया? नहीं, एक नेशनल कमीशन ऑन फार्मर बना था, उसके बॉस थे एमएस स्वामीनाथन जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऐसी फॉर्मूला दी थी। हालांकि उनकी फॉर्मूला थोड़ी अलग थी, उनका ये कहना था कि फार्मर को 50% प्रॉफिट होना चाहिए, तो हमने वैसे तो फॉर्मूला कर दी कि 50% प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ये स्वामीनाथन साहब का कहना था कि देखो ये ए टू एफएल बराबर है, इसमें और चीज ऐड करो, सी टू। सी टू का मतलब क्या? सी टू के नाम पे ऐसा कि और बहुत सारी काल्पनिक चीजें ऐड कर दो, कि वो क्या बोलेंगे, इम्प्यूटेड रेंट ऑन हिज ओन लैंड। मतलब मान लो किसान अपनी जमीन पे खेती नहीं करता और उसको आईपीएल खेलने के लिए रेंट पे चढ़ा देता, तो उसको कितने 20,000 रुपये मिलते, तो तुम ऐड करो कि अनुमानित क्या फायदा होता, मतलब इम्प्यूटेड काल्पनिक को अगर अपनी जमीन किसी और को रेंट पे दे देता। वन थिंग। सेकंड, फार्मर ने अपने सेविंग से मान लो 10,000 रुपये यूज किए फर्टिलाइजर सीड खरीदने के लिए, पर वो कहता कि मैं इस साल खेती बाड़ी नहीं करूंगा, तो ये 10,000 का सेविंग अकाउंट में पड़ा रहता, मान लो उस पर फार्मर को 4% ब्याज मिलता, तो ऐसा इम्प्यूटेड इंटरेस्ट आप बैंक में जो भी सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट में वो पैसा रखता, उसका सीड फर्टिलाइजर नहीं खरीदता, तो कितना लगता, वो सब ऐड करो। अब आपके ऐसा सब करेंगे तो तकलीफ क्या होगी? मान लो फॉर्मूला ऐसे हो जाए ए टू प्लस एफएल प्लस मान लो सी टू, और फिर इन सबको 1.5 से डिवाइड करो, तो जवाब अपना 150 की जगह आ जाए 250, क्योंकि आपने नया नया सब ऐड करा दिया ना सी टू के नाम पे। तो गवर्नमेंट सी टू को यूज नहीं करती, वो सिर्फ ए टू एफएल को यूज करती है। अदरवाइज एमएसपी इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि फिजिकल डेफिसिट सरकार की बढ़ जाएगी, सब्सिडी का बोझ सरकार का बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट यूज ए टू एफएल फॉर्मूला ओनली। आप कहते हो तुम इतना ही पढ़ा देते, ये फालतू में 5 मिनट और क्यों ये सब तुम बोलने लगे? वो इसलिए क्योंकि जो 2 हिंदू कॉलमनिस्ट है उनके पास लिखने को कुछ नहीं हो, तो एमएसपी, अब समझो एमएसपी भी ऐसी चीज है कि सरकार विंटर मतलब ये रबी और खरीफ सीजन के पहले अनाउंस करे, तो कम से कम 2 बार अनाउंस होनी है, और 2 बार अनाउंस होनी तो 2 हिंदू ने उसके 2 बार आर्टिकल लिखने, और उसमें फिर वो क्या करेगा, वर्ड लिमिट फिल अप करने, देखो ये नहीं इसमें सी टू होता तो ये हो जाता, एंड देन इंडियन एक्सप्रेस विल आल्सो स्टार्ट सम एक्सप्लेन सीरीज। तो पूरा साल यही इतनी बात रहती है। तो व्हाट इज द जिस्ट ऑफ इट, आई एक्सप्लेन, मतलब ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, पर वो लोग इसकी बात करते हैं। अब आगे आता है मुद्दा कि अगर सरकार ऐसे सब व्हीट राइस वगैरह पे एमएसपी अनाउंस करे, तो फिर बाकी कोई अनाज पैदा नहीं करेगा, मूंग दाल, अरहर दाल, ये सब कोई बनाएगा नहीं, तो हाउ कैन वी एनकरेज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फसल विविधीकरण की? कुछ लोग चावल उगाओ, कुछ दाल उगाओ, कुछ और उगाओ। अब देखिए चावल उगाने के लिए आपको पानी ज्यादा चाहिए कंपेयर टू दाल, दाल में कम पानी चाहिए, लेकिन किसान ज्यादातर चावल ही उगाते हैं, तो चावल का सप्लाई ज्यादा है, दाल का सप्लाई कम है। इस कारण से आप पाते हैं कि दाल महंगी हो जाती है 100 रुपये की, चावल तो जो भी किलो का मिलता है 20-40 रुपये का उतना ही मिलता है। तो वी हैव टू इंक्रीज द कल्टीवेशन ऑफ दाल। वो कैसे करें? तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था
कि फार्मर का कॉस्ट प्राइस A2+FL उसमें 50% प्रॉफिट ऐड करो तो सेलिंग प्राइस एमएसपी बनता है। तो सरकार ने अब ये बोला कि देखो भाई किसान, आप चावल उगाओगे तो हम आपको 50% प्रॉफिट देंगे, और अगर आपने मकई उगाया तो भी 50%, और आपने अगर तुअर दाल उगाया तो हम आपको 62% प्रॉफिट वाला एमएसपी देंगे। मतलब कोई फार्मर ये कहे कि चलो मैं तुअर दाल उगाता हूँ, तो सरकार कहे चलो A2+FL प्लस यहाँ पर क्या करना है 50 नहीं 60%, मतलब 1.62 टाइम से मल्टीप्लाई करे ऐसा वो किन के देंगे, तो स्वाभाविक उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। तो तुअर दाल में हम आपको 62% प्रॉफिट वाला एमएसपी देंगे, ऐसी सरकार ने बात करी। तो इधर आप देखिए कि नॉर्मल तो 50% सबको देते ही प्रॉफिट, और इसमें कुछ में बढ़ा दिया, जैसे बाजरा में 85% दिया है, तुअर दाल में 62% दिया है, उड़द दाल में 65% दिया है। तो सरकार ऐसा करके क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एनकरेज करे ताकि कुछ फार्मर चावल की जगह ये सब उगा ले, तो एनवायरमेंट कंजर्वेशन हो जाए, सप्लाई बढ़े, दाल की महंगे कम रहे, काबू में रहे। अब हमने देखा कि ये फॉर्मूला इट इज नॉट कास्ट इन स्टोन, इट इज नॉट कास्ट इन स्टोन, पत्थर पे खींची लकीर नहीं कि 50% ही देना है, सरकार की मर्जी है 62% भी दे सकते। तो फिर वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिससे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि एमएसपी अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला तो इट इज नॉट कास्ट इन स्टोन, पत्थर पे लकीर नहीं है, ये तो इसके ऊपर भी दे देते हैं। तो हमें वो फैक्टर याद रखने, एमएसपी डिसीजन फैक्टर जो सरकार ध्यान में रखती है। एक तो मैंने आपको बताया A2+FL है बराबर, उसके ऊपर हमें X% प्रॉफिट देना है, मिनिमम 50% होना चाहिए, उससे ज्यादा भी दे सकते हैं जैसे 62%। तो गवर्नमेंट उस पे क्या क्या सोचने बैठेगी कि देखो चावल का सप्लाई ज्यादा है, दाल का कम है, तो दाल पे 62 रखते हैं और चावल पे 50 रखते हैं। या फिर हमें इंटर क्रॉप पैरिटी भी देखनी है कि राइस उगा रहे हैं तो सामने मिलेट्स जवार बाजरा की भी कितनी जरूरत है, कितना उगाया जा रहा है, उसको प्रमोशन या प्रोत्साहन देने की जरूरत है, हम इसको ट्यून अप कर सकते हैं, फाइन ट्यून करेंगे फॉर्मूले को। दूसरा, एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, चावल में मैंने आपको बताया बहुत पानी खाएगा, उसकी जगह बाजरा वगैरह कम पानी खाएगा, तो इसको अप्रिशिएट करने के लिए इसको 62 दे दो, इसको फिर 50% प्रॉफिट दो। तीसरा, मान लीजिए सरकार ये जो शुगर केन है, गन्ना, इसको उगाने के लिए आपको बहुत फर्टाइल लैंड चाहिए, फर्टाइल लैंड नहीं है तो आपको यूरिया और बाकी बहुत सारा फर्टिलाइजर यूज करना पड़े, बहुत सारा पानी भी चाहिए, उसकी जगह ये मिलेट्स यानी बाजरा जवार उगाओगे तो उसमें फर्टिलाइजर भी कम चाहिए, पानी भी कम चाहिए। लेकिन किसान तो इस साइड पे जाके नहीं, मुझे तो ये शुगर केन उगाना है, तो इससे सरकार का नुकसान होता है क्योंकि सब्सिडी में पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, और एनवायरमेंट का नुकसान है, पानी बहुत खाता है, और उसमें भी ये जो इरिगेशन करेगा ग्राउंड वाटर से, बोरवेल से करेगा, और उसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी बढ़ती है। तो हम कैसे किसान को रोके, तो गवर्नमेंट ये करे कि शुगर केन पे हम लोग कम एमएसपी या टेक्निकली जिसको एफआरपी कहते हैं वो हम कम देंगे, और मिलेट्स पे हम आपको 85% प्रॉफिट दे देंगे। तो जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ये भी एक फैक्टर रहता है जब गवर्नमेंट इन फॉर्मूले को कंसीडर करती है। मान लीजिए सरकार चावल का एमएसपी बहुत बढ़ा दे कि आपको सीधा 85% प्रॉफिट करा देंगे, तो फिर तो जो फार्मर ऑनियन उगाता है वो भी ऑनियन भी नहीं उगाएगा, सारे लोग चावल ही उगाएंगे, तो फिर मुझे और आपको कस्टमर से चावल थोड़ी, प्याज भी चाहिए, टमाटर, वो कौन उगाएगा, तो ऑनियन की शॉर्टेज हो जाएगी। इसलिए सरकार ये भी कोशिश करेगी कि अच्छा राइस का एमएसपी इतना भी ना बढ़ा दे कि सारे फार्मर बाकी सब काम धंधा छोड़ के इसी में लग जाए, तो दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर कंसिडर्ड बाय गवर्नमेंट। भारत में हम लोग कल देखेंगे खाद्य तेल यानी एडिबल ऑयल की कमी है, तो इसके वास्ते ये जो भी मूंगफली और बाकी चीज़ों पर सरकार ऑयल सीड पे एमएसपी अनाउंस करेगी, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा प्राइस उसको दे दिया जाए, परसेंटेज प्रॉफिट दिया जाए, ऐसा भी सरकार सोच सकती है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल सिचुएशन भी देखनी पड़े, क्योंकि हमारे पास एडिबल ऑयल कम है तो इंडोनेशिया से हम मंगाते हैं पाम ऑयल वगैरह, लेकिन वो लोग कुछ बार ब्लॉक कर देते हैं। इंडोनेशिया में लोकल मार्केट में शॉर्टेज है तो हम तो इंडिया को नहीं एक्सपोर्ट करेंगे। उसी तरह वीट में ये तकलीफ हुई कि हमने ज़्यादा एक्सपोर्ट कर दिया, फिर लोकल मार्केट में बचे नहीं तो फिर ट्यून अप करना पड़े। कुछ बार साउथ अमेरिका से जो सोयाबीन मंगाते हैं तो वो महंगा हो जाए, वो शॉर्टेज हो जाए। तो दिस ऑल्सो आर द फैक्टर्स, इंटरनेशनल मार्केट सिचुएशन भी सरकार देखती है। उसके बाद टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स, वैसा कि मान लीजिए एग्रीकल्चर में 1000 रुपये में सब माल बिक रहा है, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर में मोबाइल बिक रहा है मान लो 2500 रुपये में, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो फार्म लेबर कृषि मजदूर को क्या कहेगा कि तुम उधर काम मत करो, तुम लोग इधर आ जाओ ना, क्योंकि मेरा मोबाइल तो वैसे भी महंगा बिकना है तो मैं आपको ज्यादा सैलरी दूंगा। इसी कारण से बिजनेसमैन के लोन भी बैंक वाले जल्दी पास करते हैं, फार्मर के लोन वो देखेंगे करते हैं। अब ये सबको हम देखें तो पता चले कि इसका मूल कारण क्या है, व्हाट इज द रूट कॉज व्हाई फैक्ट्री वर्कर गेट्स मोर सैलरी, उसको ज्यादा सैलरी मिलती है फैक्ट्री में मजदूर को, बिजनेसमैन का बैंक लोन क्यों पास होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर का जो माल बिकता है उसका प्राइस ज्यादा होता है, खेती बाड़ी का जो माल बिकता है उसका प्राइस कम होता है। तो यानी कि यहाँ पर जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स वो इंबैलेंस है, समान नहीं है। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्या कर सकती है, इस साइड पे एमएसपी ज्यादा दे दे ताकि ये थोड़ा भाव ऊपर चढ़े, तो फार्मर्स सुकून से रह पाए, नीचे अपने फार्म लेबर को ढंगा पैसा दे पाए, वरना वो सारे उसके मजदूर चले जाएंगे, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये 6 फैक्टर्स आपने याद रखने, वो भी इसलिए क्योंकि इंडिया ईयरबुक में भी दिया है, सो वी हैव टू मेमोराइज क्या इतने फैक्टर के हिसाब से एमएसपी और डिसाइड होता है। मैं आपको 40 सेकंड देता हूं, पहले ही दिमाग में उतारो, मतलब इसको हम ब्रेक ही गिन लेते हैं। तो समझो पहला 1 मिनट आप इसे दिमाग में उतारो, फिर उसके बाद मैं स्लाइड चेंज करके कोई एमसीक्यू रखूंगा। तो ब्रेक स्टार्ट्स नाउ फॉर 5 मिनट्स। 1 मिनट के बाद मैं स्लाइड चेंज करके एमसीक्यू रखूंगा। ओके, तो दिस आर द फैक्टर बिहाइंड एमएसपी डिसीजन। अभी आप कुछ ट्राई करो, ये क्वेश्चन 2024 प्रीलिम से, 4 मिनट्स।
1 more minute. Thirty more seconds. हाँ, तो मित्रों आपको क्या लगता है ये लैंड रेकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन का वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। आदित्य, धर्मेंद्र, कामाक्षी, सोमेश, शिवम, हरदीप सिंह, शगुफ्ता, सौरभ, प्रीति, अभिनव, विवेक, शिवान, सत्यम, सहेली, भावना, रवि, अंकिता, आर्यन, अविशा, कोशिका, साक्षी, दिव्या, प्रांजल, अनीश, हर्षित, टिकचंदन, शिवा, अलका, आंचल, संभवी, पिंकी, आशुतोष, अनिकेत, गौरव, ऐश्वर्या, प्रियंका, मधुकर, इम्तियाज, सृष्टि, नंदिनी, निवेदिता, मेघा, अमर, गोपाल, शिवांगी, मयंक, नोमेश, शर्मिन, पारुल, इंशा, ऋषिका, अर्पिता, उत्कर्ष, मनीषा, मुक्ता, रौनक, छवि, अर्जुन, अल्फ्रेड, रोहन सिंह। ठीक है, सारे नाम खत्म हो गए तो उसको लीडर बोर्ड दिखाना चाहिए, वो नहीं दिखाया। एनीवेज देखिए, हम जब पिलर 5 देखेंगे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये जो भी ई गवर्नेंस डिजिटल इंडिया वगैरह प्रोग्राम होते हैं, यूजुअली उसमें सारा पैसा यूनियन ही देती है, स्टेट्स पे वो बोझ नहीं डालते, क्योंकि अगर वो ऐसी शर्त रखेंगे कि मान लो स्टेट 40 दे और यूनियन 60 दे, तो बहुत सारे स्टेट ये सोचेंगे यार एक तो ई गवर्नेंस का या पोर्टल बना देंगे तो लाभार्थी हमारे ऑफिस में आएगा नहीं, सबल सलाम दुआ करेगा नहीं, करप्शन का स्कोप कम हो जाएगा, तो क्यों ये सब अपने गले में घंटी बांधिए। तो यूनियन खुद से ही पैसा देगा, स्टेट इतना मोटिवेटेड होकर अपना पैसा इसमें कंट्रीब्यूट करने की चाहत नहीं रखेंगे, तो यानी कि यस यूनियन 100% सब्सिडी या फंडिंग देगा, करेक्ट है। अब तीसरा स्टेटमेंट आप देखो कि ये जो डिजिटल इंडिया लैंड रेकॉर्ड मतलब आपकी जमीन दस्तावेज का सब डिजिटल वेबसाइट में होगा, तो इसमें लोकल लैंग्वेज से बाकी किसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स ऐसी वो फैसिलिटी आपको देगा ना, क्या सरकार ये कहेगी नहीं नहीं हम नहीं ट्रांसलेट करने देंगे, हिंदी से तमिल में ट्रांसलेट नहीं करने देंगे, तो फिर और नीचे प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे, तो यानी कि दिस शुड आल्सो बी करेक्ट, तो 1 एंड 3 शुड बी करेक्ट, यानी कि वी आर 50-50 की जवाब हो सकता है सी, नहीं तो जवाब हो सकता है डी। तो मतलब एवरीथिंग बॉइल्स डाउन कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं, फिर वो हम इंडिया ईयरबुक चेक करें तो जवाब यहाँ करेक्ट है वो भी, कि कैडेस्ट्रल मैप्स आर आल्सो डिजिटल। अब कैडेस्ट्रल मैप्स क्या होते हैं वो आप विकिपीडिया पे देखना, रियल लाइफ में हम इतना सब रट के नहीं जा सकते, तो 50-50 पॉसिबल, अदरवाइज फिर इसको आगे जो ठीक लगे थोड़ा टिक करना चाहिए, नहीं तो स्किप करो। पर टिक करने का सीन ज्यादा बनता है, इसमें भी जो सेकंड थर्ड अटेम्प्ट वाले हैं वो थोड़ा ज्यादा रिस्क लेके कि मुझे इच्छा हो रही है डी होना चाहिए एंड आई एम 80% श्योर अबाउट इट, तो वो सोच सकता है। एनीवेज कमिंग बैक, अब इसके बाद लास्ट स्लाइड हमने ये देखी थी कि एमएसपी कैसे डिसाइड किया जाता है, उसके 6-7 फैक्टर हमने देखे। अब ये जो नया इकोनॉमिक सर्वे है उसने बात करी इंटरक्रॉपिंग, मतलब चावल है आपके पास 1 हेक्टेयर जमीन, लेकिन उसमें भी बहुत सारे ऐसे थोड़े थोड़े एरिया या जगह खाली बची होगी, उधर आप थोड़े फ्लावर्स लगा दो और फिर उसको बेचो, ऑर्नामेंटल फ्लावर्स, सजावटी फूल, और उसमें बहुत स्कोप है, फ्लोरिकल्चर सनराइज इंडस्ट्री है, इसको सब एक्सपोर्ट करके बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे ये सजेस्ट करता है कि जो लोग चावल उगा रहे हैं उन्हें साथ में फूल भी उगाने चाहिए, क्योंकि अगर वो चावल के साथ सोयाबीन या कुछ और भी उगाएगा तो इतना पैसा नहीं मिलेगा जितना फ्लावर उगाने से मिल सकता है। तो दैट इज द सजेशन एंड ऑब्जर्वेशन बाय द इकोनॉमिक सर्वे। दूसरा, हम बात कर रहे थे क्रॉप डाइवर्सिटी या डाइवर्सिफिकेशन, कि गेहूं चावल व्हीट एंड राइस के अलावा भी चीजें उगानी चाहिए। गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि तुअर दाल का जो भी 62% या ज्यादा एमएसपी देंगे, तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट साहब ने एनकरेज कर रहे हैं फार्मर्स को, जैसे आंध्र में ज्वार, मध्य प्रदेश में मूंग और तमिलनाडु में मकई, ये 3 पे ज्यादा जो भी फोकस किया, तो डाइवर्सिटी बढ़ रही है, उस तरफ फार्मर ज्यादा ये खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो ये बेस्ट परफॉर्मर है ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने कहा। हम आते हैं वापस की प्रोक्योरमेंट, मतलब सरकार जो अनाज खरीद रही है एमएसपी पे, तो ये कौन खरीद रहा है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये 64-65 में बना था, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के नीचे है, कानून से बना तो स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके 3 काम है, पहला एमएसपी पे अनाज खरीदे प्रोक्योरमेंट, दूसरा ये सब अनाज बांटे नीचे, मतलब वो स्टेट में पहुंचाएगा, स्टेट में जो राशन की दुकान यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस दुकानें होती हैं वहाँ अनाज भेजेगा, फिर ये जो भी मिड डे मील मध्याह्न भोजन जिसका नया नाम है पीएम पोषण, उसमें ये गरीब बच्चे सरकारी स्कूलों में उनको फ्री में खाना पहुंचाएगा, ये सब के लिए अनाज डिस्ट्रीब्यूट करे। एफसीआई का तीसरा काम है मेंटेनेंस ऑफ द बफर स्टॉक, मतलब समझो उसने 100 किलो अगर कलेक्ट किया है फार्मर से तो 100 का 100 डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, हो सकता है 20 किलोग्राम अपने वेयरहाउस में रखे, ताकि अचानक से रशिया यूक्रेन युद्ध या किसी के चलते शॉर्टेज हो जाए, नेक्स्ट ईयर एल के चलते बारिश कम हो जाए, दिवाली और त्योहारों में ज्यादा अनाज की मांग हो जाए, क्योंकि जो भी मिठाइयां बने उसमें मैदा और बाकी चीज लगती है, तो देयरफॉर एफसीआई विल आल्सो कीप सम ऑफ द ग्रेन्स एज बफर। ये 3 काम है, प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड बफर स्टॉक। अब एफसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो, हमने देखा एफसीआई ने किसान से अनाज खरीदा 1800 रुपीज पे, तो किसान का ये सेलिंग प्राइस था, लेकिन एमएसपी प्राइस पे एफसीआई ने खरीदा बराबर, पर एफसीआई को इसके ऊपर और भी एडिशनल खर्चे होंगे, इसको स्टोर करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ये ट्रक में भेजा तो ड्राइवर है या अनाज लोड किया कूली है, सबके खर्चे चढ़ेंगे। इस कारण से जब एफसीआई अपनी एक्सेल शीट अपडेट करेगा कि मुझे ये अनाज कितने में पड़ा, तो उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट, तो वो होता है 2700 रुपीज पर क्विंटल यानी 100 किलो। अब आप समझो कि 100 किलो है तो उसे हम 100 से डिवाइड करें तो फार्मर से खरीदा 18 रुपये पे, बराबर उस पे ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट स्टोरेज के खर्चे आके एफसीआई का कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, तो फिर 27 रुपये। तो अब वो सेल करेगा मान लो राशन की दुकान पे 20 रुपीज में गरीबों को, तो लॉस हो जाएगा 7 रुपये का, वो लॉस कौन देगा, फिर सरकार सब्सिडी देगी एफसीआई को, तो ऐसा बड़ा सा बिल हो जाता है। और दूसरा, आजकल तो बेचते भी नहीं, हम लोग देखेंगे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पिलर 6 में, तो 5 किलो अनाज तो फ्री में बांट देते हैं गरीबों में, तो मतलब गरीब जो खरीद रहा है वो कौन से सेलिंग प्राइस पे खरीद रहा है, 0 पे, और एफसीआई ने खरीदा तो उसका इकोनॉमिक कॉस्ट क्या था 27 रुपये, तो असल में लॉस 27 रुपये का है, तो सारा अब सरकार सब्सिडी दे, तो सब्सिडी के इशू हम लोग मीन्स में आराम से समझेंगे। एनीवेज फॉर प्रेजेंट द पॉइंट इज फार्मर से 1800 में खरीदा 100 किलो, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज ड्राइवर ये सब खर्चा मिला के एफसीआई को तो 2700 रुपीज में वो पड़ता है अनाज। ये जो इकोनॉमिक कॉस्ट मैंने निकाला 2700, ये कैसे निकाला, तो इसमें एक तो था एमएसपी जिससे फार्मर से खरीदा कितना 1800, उसके ऊपर कुछ बार ये होता है कि सरकार फार्मर को बोनस की, देखो दिवाली आ रही है, इलेक्शन आ रहा है, तो मौज करो, तुम 100 रुपये एक्स्ट्रा ले लो, ऐसा बोनस भी दिलवाती है। देन प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स, मतलब ये ट्रक ड्राइवर को डीजल का खर्चा, गोदाम चलाने का खर्चा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब हो गया मान लो 370 रुपये। देन कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये इन्होंने एक्वायर किया मान लो इलाहाबाद से, और फिर इनको बेचना है मध्य प्रदेश में, सप्लाई करना है गरीब बच्चों को,
राशन की दुकान में भेजना है, मिड डे मील स्कीम में भेजना है, वो सब माल न्यूट्रिशन टिलर 6 में देखेंगे, तो उसके और खर्चे आएंगे 400। तो सब आप जोड़ोगे देन अल्टीमेटली यू गेट दिस नंबर व्हाट आर 2700। ये भी अब तो इंक्रीज हो गया था, ये तो एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको एक नंबर बताया। अभी ये सब मुझे पता नहीं था, फिर इन्होंने एक बार पूछा कि इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन टू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज द एमएसपी प्लस बोनस प्लस व्हाट। तो क्या जवाब तो मैंने अब टिक किया, आप 30 सेकंड में इसको आराम से ऑब्जर्व करो। ये जो प्रश्न पूछा जब हम उसका सोर्स मैपिंग करें कि निकाला कहां से, तो असल में ये इकोनॉमिक सर्वे में दिया था। बात ऐसी है कि इकोनॉमिक सर्वे में जो भी 7-8 चैप्टर होते हैं उसमें एग्रीकल्चर का एक चैप्टर होता है, उसके 30-40 पेजेस होते हैं। तो स्वाभाविक है जब हम कोचिंग की नोट्स बनाएं तो हम क्या करेंगे, चेरी पिक करेंगे कि कौन से फैक्ट्स या सेंटेंसेस ज्यादा उपयोगी हैं और कौन से जरूरत से ज्यादा टेक्निकल हैं जो एग्जाम में पहले कभी पूछे नहीं गए थे, तो वी शुड नॉट बी स्पेंडिंग टाइम ऑन दैट। तो बोल के मैंने उस वक्त उसे इग्नोर किया था, हालांकि यूपीएससी ने पूछा तो मैं कबूल करता हूं, और इसलिए मैं ये भी कहता हूं कि 18 क्वेश्चन है इकोनॉमिक प्लस गवर्नमेंट स्कीम, तो उसमें 10-12 हो जाए तो बड़ी बात है, उसके बियॉन्ड ये सब चीजें हैं। समझो इसमें थोड़ा बहुत हम पढ़ के भी जाते तो भी सीआरडी में से कुछ भी हो सकता था ना, क्योंकि रट के तो नहीं जाने वाले थे कि एग्जैक्टली क्या है। तो दिस हैपेंस। एमएसपी की तकलीफ है क्या है या फायदे क्या है, दोनों में चीजें समझनी है। सरकार फसल लगाने से पहले इसको अनाउंस कर देती है, एमएसपी इज अनाउंस बिफोर द सोइंग सीजन। तो फार्मर को पता रहता है कि इतने भाव पे तो बिकी जाएगा, तो वो डिसीजन ले पाता है कि मुझे तुअर दाल लगाना है, राइस लगाना है। और उसके बाद भी जब बेचने गया और मंडी में कोई दुकानदार उसे कम प्राइस ऑफर करे तो भी फार्मर स्ट्रेस में नहीं आएगा, वो सोचेगा कि मैं सरकार को बेच देता हूँ। तो दिस प्रिवेंट्स द डिस्ट्रेस सेल, वो एक सुकून से देता है, डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। देन एमएसपी सेंड्स अ प्राइस सिग्नल टू द मार्केट, ये समझते हैं। मैंने आपको बताया कि फार्मर एपीएमसी मंडी में गया और मंडी में कार्टेलाइजेशन हो गया था कि सभी ट्रेडर ने सोचा इसको 800 से ज्यादा नहीं देंगे। अब गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि 1800 रुपीज में हम तो खरीद लेंगे ये 100 किलोग्राम वीट। तो मंडी के दुकानदार परेशान हो जाएंगे, यार ये दुकान ये तो हमको बेचेगा ही नहीं। समझो, मंडी के दुकानदार को एक्सप्लॉइट करना है बराबर, पर फिर जीरो भी तो नहीं करेगा ना, कुछ तो आना चाहिए ना, वरना वो अनाज ही नहीं खरीदे तो आगे बेचेगा किसको क्या। तो देन व्हाट ही विल डू, ये जो मर्चेंट है इस पे प्रेशर बनेगा कि अच्छा तो मैं आपको 15 से 1700 रुपए देता हूँ किसान भाई, आप मुझे दे दो, तुम सरकार के पास मत जाओ। तो ये क्या हुआ, प्राइस सिग्नल दिया एमएसपी ने मार्केट को कि कम से कम इसकी रेंज में रखो। आपके रेंज में तो ठीक है, पर अगर गवर्नमेंट 1800 ऑफर किया तो भी ये मर्चेंट इसको 15 टू 1700 क्यों दे रहा है, 1900 या 2000 क्यों नहीं दे रहा है। समझो ट्रेडर क्या लॉजिक सिखाएगा या क्या पट्टी पड़ेगा फार्मर को कि देखो तुम सरकार को बेचो वो ज्यादा दे रही बराबर, पर तुम्हें दूसरे एपीएमसी के से निकल के एफसीआई के गोदाम में जाना पड़ेगा, वो लोग तो 3 महीने बाद तुमको पैसा देंगे, तुमको तो अभी अर्जेंटली चाहिए। तो 1800 नहीं तुम 1500 में दे दो, 300 का लॉस तुम सह लो। फार्मर सोचे ठीक है कोई नहीं, आई विल एडजस्ट, बट एटलीस्ट एक प्राइस सिग्नल मिल जाता है मार्केट को कि एकदम बेकार नहीं रखना है कि अगर 1800 है तो फिर इसका जीरो कर देंगे, 20 रुपए देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो एमएसपी एक्ट्स एज अ प्राइस सिग्नल टू द मार्केट। इसके अलावा एग्रीकल्चर स्टोरेज ट्रांसपोर्ट में सरकार और भी छोटी मोटी कृषि रेल कृषि उड़ान ये सब करते रहती है, याद है ठीक है, अदरवाइज डोंट टेक टू मच लोड ओवर दिस। एमएसपी हमने पढ़ लिया, अब बात आती है पीएम आशा। देखिए हमने ये तो देखा कि एमएसपी बहुत जोरदार चीज है और फार्मर को प्रोटेक्ट करती है, तो फिर एमएसपी के लिमिटेशंस क्या है। असल में सरकार ये जो भी 22-23 चीजों पे अनाउंस कर रही है, पर सब पे सरकार खरीदती नहीं है, वो केवल व्हीट और राइस पे ही खरीदती है। प्रोक्योरमेंट नॉट एक्चुअली डन फॉर पल्सेस ऑइलसीड एंड अदर क्रॉप्स, इसलिए बाद में गवर्नमेंट दूसरी स्कीम्स लेके आती है। तो दिस इज फर्स्ट प्रॉब्लम विद एमएसपी। दूसरा, ये जो एफसीआई और नाफेड ऐसी सरकारी संस्थाएं हैं, वो क्या है आपके 4A1 हैंडआउट में दिया मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में। ये लोग क्या करते हैं, बड़े टाउन या डिस्ट्रिक्ट सेंटर इलाहाबाद लखनऊ से खरीदेंगे, कोई छोटे-छोटे गांव में जाके नहीं उठाएगा, उसके पास इतना मैन पावर नहीं है, इतने गोदाम और ट्रक नहीं है। फ्रूट वेजिटेबल का तो एमएसपी सरकार अनाउंस भी नहीं करती है। तो दीज आर चैलेंजेस। इसको ओवरकम करने के लिए अलग-अलग टाइम पे सरकार ने अलग-अलग रिफॉर्म्स लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक छोटे गांव शहर में तो एफसीआई का ऑफिस और गोदाम नहीं है। तो गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि छोटे-छोटे गांव से आप खुद ही अपने ये तहसीलदार पटवारी और जो भी है उनसे खरीदवा लो, और फिर आप जो भी पीडीएस दुकानों में बेच भी देना, और यूनियन गवर्नमेंट स्टेट को पैसा दे देगी। मतलब डिसेंट्रलाइज करते हैं कि स्टेट ही नीचे काम देख ले छोटे-छोटे गांव से खरीदने का एमएसपी पे, और यूनियन स्टेट को पैसा दे देगा। लेकिन इसमें खास सक्सेस मिला नहीं। तो ये सबको देखते हुए एमएसपी में तो तकलीफ है और एमएसपी की खामियां दूर करनी है तो क्या करें। एक तो ये सकता है उसी को सॉल्व कर दो, और उससे आप नई योजना लॉन्च नहीं कर सकते, मीडिया में दिखाना भी आपको। तो नई योजना लॉन्च करो, मतलब मैं आपको ये कोर्स कर रहा हूँ, फिर तो अच्छा तुमको ये कोर्स में नजर नहीं आया तो मैं दूसरा कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, वो तुम ज्वाइन कर लो, ऐसी बात है। तो एमएसपी में तकलीफ है, इसलिए सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च की, उसका नाम है पीएम आशा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री देखती है, पूरा खर्चा यूनियन उठाता है। एमएसपी की खामियों का इलाज करेंगे। अभी देखिए इसका जो ग्राफिक्स है ये अल्टीमेटली ऐसा हो जाना है जो आपके हैंडआउट में भी दिया है। अब मैं सीधा आपको ये ग्राफिक्स पढ़ाऊंगा तो यू विल बी ओवरवेल्म, क्योंकि बहुत सारे छोटे-छोटे इसमें कंपोनेंट है। तो एक-एक करके मैं स्लाइड में क्या मैं सिर्फ इतना आपको पढ़ाऊंगा, फिर इतना इतना। तो ये इस तरह से चलेगा, तो पे अटेंशन। पहले मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ, फिर हम एक-एक पार्ट में जाते हैं। ये जो पीएम आशा स्कीम है कि जिसमें एमएसपी की खामियों का इलाज करेंगे। एक तो मैंने आपको बताया कि फार्मर हर जगह एफसीआई के पास जा नहीं सकता, एफसीआई की दुकानें और गोदाम नहीं है हर छोटे गांव शहर में। मान लीजिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 1800 रुपये एमएसपी होना चाहिए 100 किलोग्राम वीट का, लेकिन ट्रेडर सिर्फ 1700 ऑफर कर रहा है। तो सरकार फार्मर को कहेगी भाई तुम बेच दो 1700 पे, फार्मर कहे भाई मेरा लॉस हो गया 100 रुपये का, क्योंकि आपने बोला था 1800 होना चाहिए। गवर्नमेंट के कोई दिक्कत नहीं, तो गवर्नमेंट 100 रुपये का डिफरेंस ये फार्मर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। तो इसे हमने कहा प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। मतलब किसान निजी व्यापारी कोई बेच दे और एमएसपी से जितना कम मिला तो गवर्नमेंट उसकी ट्रांसफर डिफरेंस ट्रांसफर कर देगी उस फार्मर के बैंक अकाउंट में। अब आप कहते हो तो फिर तो अगर ऐसा हो कि ट्रेडर 1 रुपये में खरीद ले तो क्या गवर्नमेंट इसको कितना 1799 ट्रांसफर करेगी? जवाब है नहीं, वो जो भी होगा कि 10% अप डाउन होगा उतना ही हम संभालेंगे, फिर ऐसा नहीं कि कुछ भी पैसा ट्रांसफर होगा तो तिजोरी खाली हो जाए सरकार की। ये दोनों ही आपस में सेटिंग कर लें, वरना कि मैं 1 रुपये में 1 रुपया भी कोई एक पैसे में खरीदूंगा था 1799.99 रुपये सरकार तुमको दे, ऐसा नहीं है। 5-10% का डिफरेंस चेंज करे। यार मैं आपको 10 सेकंड 10 नहीं 20 सेकंड देता हूँ, पहले दिमाग में उतारो क्योंकि आखिरी ग्राफिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं। दिस इज वन कंपोनेंट ऑफ दिस पीएम आशा। तो प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड में। दूसरा प्राइस सपोर्ट स्कीम वो ऐसा है कि व्हीट राइस तो सरकार खरीदती थी, लेकिन अब से पल्सेस
मतलब दाल, ऑयल सीड, तिलहन, कोपरा, नारियल, ये भी सरकार खरीदेगी। तो बियॉन्ड राइस एंड व्हीट अदर कमोडिटीज का भी प्रोक्योरमेंट किया जाएगा। ऐसा पीएम आशा का सेकंड कंपोनेंट है। तीसरा, मैंने आपको बताया छोटे गांव शहरों में सरकार के पास इतना स्टाफ और ट्रक नहीं है कि हर जगह खरीदे। तो प्राइवेट एजेंसीज को, ठेकेदारों को सरकार हायर करेगी कि तुम हमारे बिहाफ पे जाके छोटे गांव शहर से खरीद के लाओ और फिर तुम्हारे गोदाम में रखना, हम रेंट चढ़ा देंगे और फिर बाद में सेटल कर देंगे। तो इसे क्या कहते हैं? प्राइवेट प्रोक्योरमेंट स्टॉकिस्ट स्कीम। तो पीएम आशा के ये 3 कंपोनेंट हमने देखे। प्राइस डेफिशिएंसी जो भी 100 रुपए डिफरेंस दे दिया। प्राइस सपोर्ट मतलब ये ऑयल सीड, कोपरा, पल्सेस खरीद लेंगे। प्राइवेट प्रोक्योरमेंट मतलब कुछ और एजेंसी को बोलेंगे, प्राइवेट एजेंसी को कि तुम खरीद के लाओ, हमारे पास स्टाफ नहीं है। तो ये सबसे हम एमएसपी की लिमिटेशंस को ओवरकम करते हैं अंडर पीएम आशा। हालांकि अभी इसमें और कंपोनेंट नए ऐड होंगे, वो सब हमें समझना है। देखिए, एक तरफ सरकार खरीद रही है, एमएसपी पे खरीदा, उसमें कुछ तकलीफ थी तो ये पीएम आशा वाला खेल किया, वो हमने देखा। अब सरकार खरीदेगी तो बेचेगी भी ना, कहाँ-कहाँ बेचती है आप गौर कीजिए। ये सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चों को फ्री में खाना देंगे, प्री मिल टू स्कूल्स किड्स, उसको हम कहते हैं मिड डे मील, जिसका नया नाम है पीएम पोषण। फिर दूसरा बेचेगी सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। उसमें पहले ऐसा था 2 रुपए 3 रुपए किलो में अनाज बेचते थे गरीबों को। फिर कोरोना के बाद सरकार लेके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसमें ऐसा 5 किलो सीधा फ्री में बेच देगी। या आप ऐसा सोचो कि 0 रुपए में बेच रही है, तो फ्री में 5 किलो चला गया। अब उसके बियॉन्ड भी मान लो किसी गरीब को और अनाज खरीदना है, तो राशन की दुकान पे वो ग्रेन, शुगर ऑयल ये सब खरीद सकता है और सस्ते भाव में उसको दिया जाता है। जो भी लॉस है वो गवर्नमेंट अपने पॉकेट से सब्सिडी दे देगी। लास्टली, नॉर्मली ये जो व्हीट राइस है, वो किसके लिए? गरीबों के लिए। लेकिन कुछ बार ऐसा बीच में कि यूक्रेन युद्ध के बाद यूक्रेन तो अफ्रीका को अनाज बेच नहीं पाया क्योंकि रशिया ने सब ब्लॉक कर दिया था। तो भारत के व्यापारियों ने अफ्रीका को बहुत बेच दिया क्योंकि अफ्रीका वाले परेशान हो गए, हम मुंह मांगे दाम पे तुमसे खरीद लेंगे। तो देन व्हाट हैपन? इंडिया का व्हीट चला गया अफ्रीका में, यूरोप में, बाकी देशों में, और अपने लोग इधर शॉर्टेज हो गया। तो पहले 30 रुपए का आटा मिलता, अभी 40 रुपए का हो जाए। तो गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए? याद करो, जो बफर स्टॉक है एफसीआई का, उसमें से मार्केट में सप्लाई करो ताकि आम आदमियों को, कॉमन मैन, मिडिल क्लास फैमिली, उसको सस्ते में थोड़ा मिल सके। इसे हम कहते हैं ओपन मार्केट सेल्स स्कीम, कि जहां पर गवर्नमेंट विल सेल इट इन द ओपन मार्केट टू हेल्प द मिडिल क्लास। इसका मतलब समझो, मोदी जी खुद मुझे आपको नहीं बेचेंगे, वो बड़े व्यापारियों को बेच देंगे और वहां से हमें सस्ते में मिलने की उम्मीद रहती है। ये जो राइट हैंड साइड है, इसको आप ऑब्जर्व करो। आई गिव यू 20-30 सेकंड्स, क्योंकि और ग्राफिक्स में फिर एलिमेंट ऐड होते रहेंगे। अब ये ग्राफिक्स में और एलिमेंट ऐड होंगे, पे अटेंशन। सरकार खरीदेगी भी। राइट हैंड साइड में तो हमने निपटा दिया कि सरकार बेचेगी या सप्लाई करेगी, पर लेफ्ट हैंड साइड पे आप फोकस करते हैं कि सरकार खरीदेगी किधर से। तो देखिए, हमने तय किया कि एमएसपी सपोज 1800 रुपी, तो ये एक चीज हुई। एमएसपी पे सरकार खरीदेगी, उस योजना का नाम अलग है। इसे कहा जाता है प्राइस सपोर्ट स्कीम, पीएसएस। मतलब 1800 रुपी भाव तय हुआ है, तो क्या गवर्नमेंट 1800 रुपए देवन से खरीदेगी? नहीं, वो ऑब्जर्व करेगी कि अच्छा मार्केट का भाव मान लो एमएसपी के मुकाबले 5% गिर गया, तो हम व्हीट राइस खरीदना शुरू करेंगे। तो उस चीज को हम कहते हैं प्राइस सपोर्ट स्कीम, पीएसएस। एक बात। फिर दूसरी चीज है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, एमआईएस। ये ऐसी चीज है कि नॉर्मली तो व्हीट राइस खरीदेगी सरकार, पर फ्रूट वेजिटेबल भी हम तो खरीद लेंगे जिसका एमएसपी डिक्लेयर नहीं हुआ, पर सरकार को बहुत महंगाई बढ़ गई है, कहीं से लाना पड़ेगा। तो ऐसी पेरिशेबल आइटम्स, नाश प्राय चीजें जो खराब हो जाती है, वो भी फार्मर से खरीदेगी। तो ये भी एक चीज है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, एमआईएस। तीसरा, प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम, जो मैंने आपको वो 100 रुपए वाले में एग्जांपल में दिखा। लेट मी गो बैक। ये वाली चीज प्राइस डेफिशिएंसी या प्राइस डेफिशिएंट पेमेंट स्कीम, उसमें क्या था? एमएसपी 1800 था, अपन फार्मर ने इसको मर्चेंट को 17 में दिया, तो सरकार 100 रुपए फार्मर के खाते में लॉस ट्रांसफर कर रहा है, जो फार्मर का लॉस हुआ था। तो ये सिस्टम क्या है? प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम। वी विल नॉट बाय फ्रॉम फार्मर, फार्मर विल सेल टू प्राइवेट ट्रेडर, सपोज एट 1700 और एमएसपी था 18, तो फार्मर का लॉस 100 है, वी विल कंपेंसेट द फार्मर टू द लॉस एडजस्टेड विद एमएसपी। ये हुई। अगेन आई गिव यू 30 सेकंड्स, ये चीज दिमाग में उतारो। ये पूरा बड़ा ग्राफिक्स बनेगा धीरे-धीरे। हुँ। अब एक चौथी चीज और है कि जैसे ऑनियन आप जानते हैं अलग-अलग टाइम पे महंगे हो जाते हैं, सीज़नैलिटी रहती है। तो बाहर से तुर्की, इजिप्ट से खरीद के लाना पड़ेगा या लोकल फार्मर से भी खरीदना पड़ेगा। तो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री, वो ये एफसीआई, नाफेड, ऐसी जो सरकारी संस्थाएं हैं, उनको लोन में पैसा देगी कि ये लो 50 करोड़, और उस पे इंटरेस्ट क्या होगा? कोई इंटरेस्ट नहीं, जीरो। और कहेगी कि देखो तुम ये इजिप्ट, तुर्की से, भारत के किसानों से प्याज, टमाटर, ऑनियन खरीद के लाओ और नीचे जाके ये सब लोगों को बेचो ताकि मिडिल क्लास को, गरीबों को अफोर्डेबल प्राइस पे मिले। तो ये सब पैसा आएगा, वो एक तिजोरी होगी, उसका नाम है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, कि जहाँ से कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री इंटरेस्ट फ्री लोन, सेंट्रल एजेंसी जैसे एफसीआई, नाफेड है, स्टेट लेवल की ऐसी एजेंसी, इनको पैसा देती है। लोन का पैसा है पर बिना ब्याज का है, 0% इंटरेस्ट पे, जिससे ये लोग तुर्की, इजिप्ट वगैरह से जो भी ऑनियन, पोटैटोस, पल्सेस इंडियन फार्मर से, अब्रॉड से लाते हैं और सस्ते भाव पे कंज्यूमर्स को दिलवाते हैं। अगेन आई गिव 10 सेकंड, इसको दिमाग में उतारो क्योंकि ये भी ग्राफिक्स में ऐड होना है। हुँ। तो ये भी मैं इधर ऐड करूँ कि ग्राफिक्स में लेफ्ट हैंड साइड पे देखो सरकार खरीद रही है। खरीद क्या-क्या रही है? लेट मी ज़ूम इन। एमएसपी डिसाइड किया, फिर अगर मार्केट प्राइस एमएसपी से X% गिर गया तो सरकार खरीदना चालू करेगी, उसको हमने कहा प्राइस सपोर्ट स्कीम, पीएसएस। फिर ये फ्रूट सब्जी सरकार वैसे तो नहीं खरीदती थी, लेकिन कभी-कभी खरीद लेगी तो उसे कहा मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। तीसरा हमने देखा प्राइस डेफिसिट पेमेंट सिस्टम, वो 100 रुपए ट्रांसफर कराया उसके बाद। फिर हमने ये तुर्की, इजिप्ट वाला देखा प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, की प्याज, टमाटर बाहर से खरीद के इधर भारत में बेचो। अब ये सब कुछ में सरकार बाय कर रही है। अब पहले हो ये रहा था कि देखिए पीएम आशा का मतलब हमने क्या समझा कि प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम है, प्राइवेट प्रोक्योरमेंट स्टॉक, ये वो सब था। तो वो तो चालू ही है। एडिशनली उसके बाहर की जो स्कीम्स थी, प्राइस सपोर्ट स्कीम, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, ये सब कुछ को बोल दिया ये भी अब तुम्हारा पीएम आशा के झंडे के नीचे ही है, जो है सब कुछ इसके नीचे। तो मतलब अब से ये जितना मैंने आपको बताया 1, 2, 3, 4, ये सब कुछ मानना है कि पीएम आशा के छतरी के नीचे है, 1, 2, 3, 4 एवरीथिंग। और सामने सरकार सेल करेगी गरीब बच्चों को मिड डे मील, गरीबों को 5 किलो अनाज फ्री में, ओपन मार्केट सेल स्कीम, ये तो है ही। तो अब पूरा जो मेंस का मुद्दा है, मेंस पेपर 3 के अंदर है, ये जो भी फूड डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, सब्सिडी रिलेटेड इश्यूज, तो मेंस में उस वक्त भी समझना पड़ेगा, इसलिए मैंने अभी से समझा दिया कि कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा स्ट्रक्चर काम कैसे करता है। तो दिस इज द फाइनल ग्राफिक्स। नाउ आई गिव यू 30 सेकंड्स, इसको आप ऑब्जर्व कीजिए। शायद इतने छोटे फॉन्ट्स दिखेंगे नहीं, पर जरा फोटो ऑब्जर्व करके दिमाग में, बाकी तो हैंड आउट में होगा सब।
ये ग्राफिक्स मैंने खुद से बनाया है, क्योंकि इंडिया ईयरबुक और सब जगह पर क्या पैराग्राफ में लंबा-लंबा इतना दिया होता है, दिमाग चक्कर में हो जाएगा कि हो क्या रहा है। उसमें भी ऐसे सरकार बाइंग वाला सब एक चैप्टर में होगा, ये सरकार सेलिंग वाला दूसरा चैप्टर में चल रहा होगा। दिस इज डिफिकल्ट टू मेक इन नॉर्मल पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर। इसका अलग सॉफ्टवेयर होता है कैनवा, वो आपको खरीदना नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि सोचो टेक्नोलॉजी, उसका सही उपयोग किया जाए तो कैसे आप पॉजिटिव रूप में उसको यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह यही से भी मैं कुछ फोटो बनाता हूँ, आप देखते हैं, तो टॉपिक समझना आसान हो जाता है। नाउ ये जो ग्राफिक्स है उसमें कुछ छोटे-छोटे कंपोनेंट्स मैंने नहीं रखे कि प्राइवेट प्रोक्योरमेंट स्टॉक स्कीम की सरकार वो एजेंसी वालों को बोल देगी ठेकेदारों की तुम खरीद के ले लो, वो सब तुमने इधर नहीं लिखा। देखिए इतना सब मैं इसमें डालूंगा तो ग्राफिक्स में फॉन्ट मुझे और छोटे करने पड़ेंगे, फिर वो मजा ही चला जाएगा उसका। और दूसरा प्राइवेट प्रोक्योरमेंट स्टॉक स्कीम वो इतनी बड़ी चीज नहीं है कि उसका लोड लेना पड़े, वो हैंडआउट में शायद टेक्स्ट के रूप में दिया होगा, ग्राफिक्स में नहीं दिया होगा। ग्राफिक्स बनाने का मतलब क्या है, टॉपिक समझ में आसानी से याद रहे, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में मुझे एफिडेविट के रूप में सबमिट नहीं करना है कि ये वाला चीज रह गया तो मुझे कोर्ट कंटेम्प्ट में रख के जेल में फिट करिए, तो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। तो अब तक हमने एमएसपी पे खरीद लिया, उसमें बहुत तकलीफ थी तो ये अलग-अलग 4-5 हज़ार की एपीएम आशा कर दिया। अब सरकार ने कहा देखो ये सब ठीक है, पर सीधा ही किसानों को पैसा दे दो। बिना खरीदे कुछ सीधा पैसा दे दो, दैट इज कॉल्ड प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इनकम सपोर्ट स्कीम। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री चलाती है, 6,000 रुपए दिए जाते हैं, गवर्नमेंट कुछ भी बाय नहीं करती, सीधा उनको पैसा दे देती है। 2,000 रुपए का एक ऐसे 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं। तो दिस इज, इसमें आपके बेस्ट इसमें तकलीफ दो चार हैं जो मीन्स में भी हम समझेंगे। यू मस्ट बी अ लैंड ओनर, जमीन आपके नाम पे हो खेती बाड़ी की तो ही आपको पैसा मिले, वरना नहीं मिले। तो बहुत सारे किसानों को इस कारण से मिल नहीं पाता क्योंकि वो किसी और की जमीन लीज करके रेंट पे टेनांट के स्वरूप में उसमें अनाज उगाते हैं। अब यहाँ पर समझो नॉर्मली हर साल कितना मिलना चाहिए, 6,000, और साल में इन्होंने 3 बार इंस्टॉलमेंट दिए तो मान लो इन्होंने डिसाइड किया कि अप्रैल में देंगे, फिर मान लो अक्टूबर में देंगे, फिर मान लो कि जनवरी में देंगे, सपोज ऐसा सिस्टम है। फिर कोरोना आया तो सरकार क्या सोचे, अच्छा ये जो अप्रैल में 2,000 देने थे, अक्टूबर में 2,000 देने थे, तो अभी तुमको हम 4,000 दे देते हैं एडवांस में। तो इसे हम कहते हैं फ्रंट लोडिंग। फ्रंट लोडिंग का मतलब है कि इंस्टॉलमेंट एडवांस में टाइम से पहले दे देना या भर देना, उसे कहा जाता है फ्रंट लोडिंग। ऐसा हुआ था, खैर वो कोरोना में किया था, अभी याद नहीं रखना, तो आउटडेटेड चीज होगी करंट अफेयर्स, पर इकोनॉमी का कंसेप्ट याद रखना है कि फ्रंट लोडेड का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट जो एडवांस में भर दिया जाए, ताकि फार्मर के पास पैसा रहे तो शांति रहे उसे। शुरू में इन लोगों ने ये बोला था कि केवल स्मॉल मार्जिनल फार्मर जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है इन्हीं को 6,000 देंगे, लेकिन 2019 में इलेक्शन जीतने के बाद सरकार ने अमिताभ बच्चन भी किसान है तो उसको भी देंगे, कोई जोड़ नहीं लेना है। इसके आगे और फायदे नुकसान क्या है तो मेंस के लेक्चर में समझेंगे। इसके बाद का मुद्दा आता है इन्फ्लेशन वगैरह, पर इन्फ्लेशन खुद में लंबा टॉपिक है, वो पढ़ने बैठे हैं तो वो खत्म तो कर सकते हैं, पर जानबूझ के मैंने उसको अभी शिफ्ट रखा है। उसे क्या फ्रंट लोडिंग नहीं करे, उसे हम बैक लोडिंग, ताकि आपका लोड नहीं बढ़ जाए, क्योंकि आप जानते हैं डब्ल्यूटीओ वाला हैंडआउट भी, उसमें बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ लोगों की बाकी होंगी, मंगलवार को उसकी टेस्ट होगी। आई होप आज रविवार आपने पढ़ाई की होगी, कल जो छुट्टी होनी चाहिए डॉक्टर अम्बेडकर जयंती के चलते उसमें भी बैकलॉग आप कंप्लीट करने की कोशिश, तो मंगलवार को एक टेस्ट होगी, एक बात। बुधवार को 2 टेस्ट होगी, एग्रीकल्चर इनपुट की 9 बजे और आउटपुट की 10 बजे। हालांकि लोड नहीं लेना है, अगर आपका नहीं कंप्लीट हो रहा है तो किसी और दिन खुद को टारगेट दे देना कि मैं 10 दिन बाद इसको तैयार करके दूंगा। मुझे इसलिए रखना है क्योंकि आप समझो जब आप बाद में रिवीजन करें तो सीक्वेंस में चलना चाहिए, मैं फिर 10 दिन बाद इधर रखूं तो आप जब मोबाइल ऐप में स्क्रॉल करें तो सब खिचड़ी हो जाएगा, लीनियर सीक्वेंस दिखना चाहिए, 4 के बाद 5 आता है फिर 6 आता है, तो आई हैव केप्ट इट। आपको इतना नहीं तैयार हो तो नीड नॉट वरी, तो किसी और दिन देना, पर खुद को एक टारगेट लेके चलोगी, कम से कम मैं 1-2 टेस्ट तो दूंगा। तो कल भी अपना लेक्चर है, तो मिलना तो है, इन्फ्लेशन, फूड, फिर एनिमल हस्बेंड्री, ये सब देखना है। नाउ जाने से पहले एक आध और क्वेश्चन ट्राई करके जाते हैं। क्रेजी क्वेश्चन, मतलब और ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब माइक्रो इरिगेशन की स्कीम का कुछ इसने पूछा है। मैं आपको पहले 40 सेकंड देता हूँ, अब सोचो कि क्या गलत है। मतलब आपको क्या ठीक लगता है? वोटिंग लाइन टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। मुनीष, नेहा, प्रियंका, प्रीति, स्वाति, सोमेश, आनंदिता, कुंदन, अनिका, यश, प्रदीप, अभिनव, उर्वशी, कन्यासी, अविशा, प्रांजल, अनु, असाद, हरिका, अंकित, सैनी, प्रतीक्षा, हर्षित, धीरज, निखिल, टेकचंदन, हर्षित, साक्षी, मुस्कान, आशुतोष, अनिकेत, मेघा, मधुकर, धवन, रूही, हर, अनिशा, खुशवंत, कबीर, इंशा, फिर अल्फ्रेड, नेहा, अमन, किशोर, छवि, शिवा, तरनजीत, अर्पिता, ओम, ईशान, करेक्ट आंसर्स। देखिए असल में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हमने देखी थी, उसके 4 कंपोनेंट थे, तो उसी में ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी माइक्रो इरिगेशन था। लेकिन बाद में सरकार ने जो चौथा कंपोनेंट है ये किसी और योजना के नीचे डाल दिया, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। और ये मुझे नहीं पता था क्योंकि इतना तो इवन बुक में दिया नहीं है, और बीच में इन्होंने अपडेट किया तो समझो इंडिया जब वो पूरे साल नहीं आती है, वो मान लो उसने बनाया एक बार जनवरी में, अब ये कभी करे तो पूरे साल तो अपने को थोड़ा पता चलेगा क्या नया हो गया, और ये न्यूज़पेपर में कभी हेडलाइन बनेगी नहीं। ये तो मतलब इसका छोटा बॉक्स भी नहीं बनता, तो वेबसाइट पे चेक करो तब मिले। तो देन व्हाट हैपेंस कि हमें डी ऑप्शन भी गलत लगे, कि हमने तो पढ़ा था ये जो स्कीम है तो कृषि सिंचाई योजना में सब होना चाहिए, यानी कि डी शुड बी रॉन्ग, और हमको रॉन्ग पूछ रहा है। तो स्कीम इज इंप्लीमेंटेड अंडर राष्ट्रीय कृषि, ये हमें लगे रॉन्ग है, जबकि ये राइट है बिकॉज गवर्नमेंट ने शिफ्ट कर दिया था। एंड देयरफॉर द रॉन्ग थिंग इज कॉस्ट शेयर इज 50-50, असल में ये 60-40 के रेशियो में जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे ज्यादातर स्कीम में तो 60-40 90-10 नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऐसे ही कुछ होगा, तो दिस शुड बी रॉन्ग, योर अप्रोच इज राइट। पर ज्यादा आप सोचने बैठो तो फिर आपको ये भी लगेगा डी भी तो हो सकता है, और फिर आपको खुद के लॉजिक पे टेंशन आ जाए कि नहीं कुछ स्कीम ऐसी भी तो हो सकती है जिसमें 50-50 कॉस्ट शेयरिंग हो सकता है। रियल एग्जाम में समझो स्ट्रेस बढ़ता है तो हर चीज पे खुद को डाउट भी शुरू होता है, तो मैंने इसलिए आपको ये सैंपल क्वेश्चन जियो साइंटिस्ट का दिया। एक आध और देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट। ये ट्राई कीजिए, आई गिव यू 40 सेकंड्स, ये 2020 प्रीलिम का है। टेन मोर सेकंड्स, देन आई ओपन द वोटिंग लाइन। हेलो, जो आपको ठीक लगे एबीसी वोटिंग लाइन टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। योगेश, अन्नपूर्णा, नवीद, महिमा, संगीता, अनु, दिव्या, कबीर, नीलय, अनमोल, वैभव, मोनिशा, उर्वशी, गंगा, विशाल, यश, प्रतीक्षा, तनु, दुष्यंत, हिमांशु, सत्या, संभवी, असाद, हर्षित, कोशिका, भावना,
निकिता, उदय, अनिर्बान, टेकचंदन, मधु, मुनीश, धवन, अंकित सैनी, कोमल, ऋषांक, ये सब लोग फिर जयमीन सिंह, आल्फ्रेड, छवि, ईशा, अमन, ओम, इंचा, मुक्ता, शर्मिन, कोमल, अर्पिता, करेक्ट आंसर्स। देखिए हमने कल देखा था कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत यूरिया वगैरह के दाम सरकार तय करती है और कंपनी के लॉस को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है, जबकि ये कहते हैं नहीं सरकार कुछ नहीं करती, तो वन इज रॉन्ग। इस हिसाब से ये चला गया, डी चला गया, सो नाउ वी आर 50-50, बी हो सकता है नहीं तो सी हो सकता है। अब यहाँ पर भी तकलीफ ये है कि सेकंड तो चलो करेक्ट है कि एमोनिया में से यूरिया बनता है और उसके लिए नेचुरल गैस चाहिए, मैंने कल आपको बताया था, और वो तो मैं सालों से पढ़ा रहा हूं और इतना तो बुक्स में भी दिया, इकोनॉमिक सर्वे में भी आता है, न्यूज़पेपर कॉलम में भी आता है कि क्यों ये ईरान और तुर्कमेनिस्तान से हमें जो गैस पाइपलाइन मिलेगी तो फायदा होगा। सो इट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट्स कि उसको ये पता हो। चलिए तो सेकंड तो करेक्ट है, नाउ एवरीथिंग बॉइल्स डाउन कि थर्ड करेक्ट है कि नहीं, उस हिसाब से बी या सी में से फाइनल होगा। ये जो थर्ड स्टेटमेंट है दैट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि वो सल्फर या किसी को कौन सी जगह से मिलता है रैंडमली इंटरनेट सर्च करके आप जवाब ढूंढ सकते हैं, पर एग्जाम के पहले आप ऐसा थोड़ी करने वाले थे। मैक्सिमम अपने से क्या एक्सपेक्ट हो सकता है कि चलो मैंने एनसीईआरटी की साइंस या केमिस्ट्री क्लास 11-12 की बुक में दिया हो और वहां से एग्जामिनर ने उठाया तो मान ले कि हाँ हमारी गलती थी, हम पढ़ के नहीं गए थे। ये ऐसा ही जो बोल रहा है कि सल्फर पेट्रोलियम रिफाइनरी का बाय प्रोडक्ट में से निकलता है और उससे ये फर्टिलाइजर बनता है, दैट मच इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। वो तो सर्च करो तो भारत सरकार की मिनरल की ईयर बुक है, उधर में से उठा के वो पूछा है। एनीवे सो बेसिकली सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज आल्सो करेक्ट, एंड इसलिए जवाब होता है बी 2 एंड 3 ओनली। क्रेजी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बी और सी में से कौन सा फाइनल होगा रियल एग्जाम टेस्ट में वी स्टार्ट डाउटिंग आवरसेल्व्स, क्योंकि एक तो ज्यादातर लोग वैसे भी साइंस करते नहीं है, करते हैं तो भी इतना बारीकी से पढ़ के जाएंगे नहीं, क्योंकि ऐसा केमिकल का एक एक चीज पूछने का रिवाज नहीं है, वो सीडीएस सीएपीएफ में पूछते 11-12 का केमिस्ट्री। अब इसको देख के 1-2 साल ऐसे प्रश्न आए तो फिर क्या होगा, जो भी यूट्यूबर्स हैं वो क्या करेंगे, ये जो इंडिया मिनरल ईयर बुक तो इसकी हम समरी कर लेते हैं, इसका कुछ बनाते, पीडीएफ डाउनलोड कर लो योजना के तहत, उसके बाद वाले साल में कुछ नहीं पूछते। तो मतलब आप समझो, एक बार घोड़े के बारे में पूछा तो घोड़े की सब प्रजाति का टेबल की पीडीएफ चलने लगी, दूसरे साल घोड़े का कुछ नहीं पूछा। माय पॉइंट इज ये सब सवालों के चलते अल्टीमेटली सी आवर गोल इज व्हाट, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरमेंट, ये सबसे अपने जो भी मान लो कि 35 क्वेश्चन होते हैं, प्लस ये बाकी साइंस हिस्ट्री के 5 सवाल हो जाते हैं एनसीईआरटी और उसके आसपास। ये 40 हुए, अभी जो भी बाकी 10 और खींचते, थोड़ा साइंस से थोड़ा करंट अफेयर से करके वी ट्राई टू रीच नियर द व्हाटएवर 45 मार्क्स, मतलब कि 90 मार्क हो जाएंगे 45 क्वेश्चन के। अब जब हम ऐसे हैंड टू माउथ सिचुएशन में है तो एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई, फिर आप फालतू के जो टिक कर लेते हैं तो करेक्ट वाले तो अपने बहुत ज्यादा होने नहीं है बिकॉज ऑफ सच क्वेश्चंस, तो इट इज अ टफ बिजनेस। इस कारण से मैं आपको बार बार कहता हूं एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग हम हवे में सब 50-50 टिक करते हैं फिर भी सही होता है भाई, वो अलग अलग आदमी की अलग अलग स्किल सेट होती है। यार कल हम मिलते हैं, बाकी की कहानी खत्म करते हैं, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह देखेंगे। आई विल एंड द क्लास, सी यू टुमारो नाइट, लेट्स टेक इट।